मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज बंगाल और असम का कर रहे हैं दौरा। पीएम मोदी ने कोलकाता हवाई अड्डे से नादिया की रैली से किया वर्चुअल खिताब। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एसएसबी का 62वां यौम तासीस। अफसरान ने फोर्स की खिदमत और कौमी सलामती में एसएसबी के किरदार को उजागर किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में नेशनल टीचर्स एसोसिएशन की रियासती सतह की 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। असम के ओजाई इलाके में हाथियों से टकराने के बाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इलाके में ट्रेन सर्विसेज आरजी तौर पर हो रही है मुतासिर। जी राम जी बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मजदूरों और किसान तंजीमों का एहतजाज। बिल को वापस लेने की मरकज से की मांग। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल और असम का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बंगाल में 3200 करोड़ रुपए के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म नादिया जिले में 66 किलोमीटर पर कृष्ण नगर सेक्शन के नेशनल हाईवे 34 लैंडिंग का इफ्तिताह भी करेंगे। वो शुमाली 24 परगना जिले में 17 किलोमीटर से ज़ायद तवील 12/7 बराजगली सेक्शन 4 लैंडिंग का भी संग बुनियाद रखेंगे। खराब मौसम के सबब पीएम मोदी ने कोलकाता एयरपोर्ट से ही नादिया रैली को वर्चुअली खिताब किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सशस्त्र सीमा बल ने अपना 62वां यौम तासीस पूरे जोश व खरोश और वकार के साथ मनाया। इस मौके पर शानदार परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें फोर्स के जवानों ने नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और पेशा वाराना महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। यौम तासीस की तकरीब में एसएसबी के आला अफसरान, जवानों और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। परेड के दौरान जवानों ने कौमी परचम को सलामी पेश की और मुल्क की सरहदों की हिफाजत के अज़्म को दोहराया। तकरीब में फोर्स की तारीख, कुर्बानी और कामयाबियों को उजागर किया गया। आला हुक्काम ने अपने खिताब में एसएसबी के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि यह फोर्स सरहदी सलामती, दाखिली अमन और कुदरती आफात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा करती रही है। उन्होंने जवानों की खिदमत, कुर्बानी और फ़र्ज शिनासी को सराहते हुए कहा कि एसएसबी ने हमेशा मुल्क की सलामती को अव्वलीन तरजीह दी है। दिल से अभिनंदन। 20 सीमांतों का ध्वज लिए आगे बढ़ रहे हैं। बल मुख्यालय के ध्वज के साथ इनकी अगुवाई कर रही हैं सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। राष्ट्र के प्रति समर्पित देश के विभिन्न प्रांतों से आए ये वीर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए जोश भरा है सीने में। कमांडेंट हिमांशु सशस्त्र सीमा बल की यान का प्रतीक है। नेतृत्व कर रहे हैं उप कमांडेंट संचार नरेंद्र। कन्याकुमारी प्रत्येक परिवार और पूरे एसएसबी परिवार को हृदय से नमन करता हूं। भारत आपके समर्पण पर गर्व करता है। जय हिंद। धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। एसएसबी परिवार की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को स्थापना दिवस पर प्रेषित हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वादों के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। प्रतिकूल मौसम के बावजूद आपके मनोबलवर्धक संदेश ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों को नई ऊर्जा प्रदान की है। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि आज एसएसबी अपना स्थापना के
62 गौरवशाली वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूर्ण कर रहा है। आज हम बल के पूर्व सैनिकों के योगदान को याद करते हैं और अपने प्राणों की आहुति देने वाले बल के अमरवीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। एसएसबी की स्थापना 1963 में भारत चीन युद्ध के उपरांत की गई थी। वर्ष 2001 में इसे सशस्त्र केंद्रीय बल का दर्जा प्राप्त हुआ और भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। इन सीमाओं की विशिष्टता यह है, यहाँ ना तो बाढ़ है, ना पासपोर्ट वीजा व्यवस्था, अतः सुरक्षा, संवेदनशीलता और मित्रवत संबंध तीनों को साथ साथ संतुलित रखते हुए सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। बॉर्डर क्राइम्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसएसबी द्वारा मादक पदार्थों, हथियारों, फर्जी करेंसी, वन संपदा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन और अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनावी ड्यूटियों के दौरान दंगा रोधी तैनाती में तथा आपदा की प्रत्येक घड़ी में एसएसबी ने साहस, धैर्य और पेशेवर दक्षता की मिसाल प्रस्तुत की है। सितंबर माह में नेपाल में जेनजी आंदोलन जैसे आंतरिक उथल-पुथल में भी एसएसबी द्वारा अतिरिक्त तैनाती तथा समन्वय बढ़ाकर बॉर्डर क्षेत्रों में अशांति के स्पिल ओवर को रोका गया। मानवीय संवेदनशीलता के विजन के तहत एसएसबी द्वारा नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के साथ साथ जवानों के द्वारा मानवीय कदम उठाते हुए जरूरतमंदों की आवाजाही। राजस्थान के बांसवाड़ा में नेशनल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासती सतह की तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इख्तितामी तकरीब में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा से खिताब करते हुए तालीम के शोबे को मजबूत बनाने और असातिज़ा के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि मेयारी तालीम ही किसी भी रियासत और मुल्क की तरक्की की बुनियाद होती है और असातिज़ा नई नस्ल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान तालीम इस्लाहात, असातिज़ा के फलाह बहबूद और तलबा के बेहतर मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबर आसाम से है। होजाई इलाके में साइरनिंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन जंगलाती इलाके से गुजर रही थी, जहां अचानक हाथियों का एक बड़ा झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया। हादसे के बाद रेलवे हुकाम और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। ट्रेन सर्विसेज आर्जी तौर पर मुतासिर रही। रेलवे इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लखनऊ में बीजेपी लीडरों ने जेपी नड्डा का वालिहाना इस्तकबाल किया। नड्डा के दौरे के पेश नज़र लखनऊ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। जेपी नड्डा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए हुए हैं। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने जीराम जी बिल से मुतल्लिक जारी सियासी बहस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन आईनी इक़्तिदार और जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत कानून साजी के जरिए अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान डी राजा ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पर भी तबसरा किया जिसके तहत मरकज़ी हुकूमत के अफसरान को इंतखाबी अमल में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी शफाफियत बरकरार रहनी चाहिए और किसी भी इक़दाम से गैर जानिबदार सवाल नहीं उठाना चाहिए। That is why Tamil Nadu government has been raising strong objections to the special intensive revision of voter rolls exercise launched by the Election Commission. And not only in Tamil Nadu, what is happening in Bengal, what is happening in Kerala. So, Election Commission has lost its credibility. First of all, Election Commission should know it is a constitutional body.
It has mandate from the very constitution. Election Commission should ensure free and fair elections. Election Commission should ensure the right to vote of all eligible citizens. Now that is being affected. And we saw what happened in Bihar. Now we are seeing what is going on in states like Tamil Nadu, Kerala, Bengal. So it is a very serious issue. Election Commission should listen to the voices of opposition political parties. Election Commission should act as a neutral body, not siding with anybody, but act in accordance to the constitutional mandate. कांग्रेस रहनुमा राकेश सिन्हा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर गुज़श्ता 11 बरसों में मुल्क में हकीकी मानों में अच्छा नज़्म नस्क होता तो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क ना बनता। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की हालत इस कदर कमज़ोर ना होती। इसके साथ ही राकेश सिन्हा ने वज़ीर आज़म को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा भी दिया। मिस गवर्नेंस इन 11 सालों से पूरे देश में है। अगर गवर्नेंस रहता तो हम विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार नहीं बने रहते। अगर गवर्नेंस रहता तो डॉलर के मुकाबले रुपया धाराशाही नहीं हुआ रहता। अगर गवर्नेंस रहता तो युवा डिग्रियां लेकर के रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकते। अगर गवर्नेंस रहता तो हवाई अड्डे पर चप्पल जूते नहीं चलते। अगर गवर्नेंस रहता तो देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हवाले नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी पहले आप अपनी गिरेबान में झांकिए और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा 2026 में, इसका फैसला आप नहीं कर सकते। यह जनतंत्र है, इसका फैसला बंगाल की जनता करेगी। कहीं ये भी हो सकता है कि बंगाल की जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी और बंगाल कांग्रेस पार्टी का परचम लहरेगा। ये तो जनतंत्र है। जनतंत्र में अहंकार नहीं चलता, जनता मालिक होती। मिस गवर्नेंस इन 11 सालों से पूरे देश में है। अगर गवर्नेंस रहता। कांग्रेस रहनुमा शशिकांत सेंथिल ने मनरेगा का नाम तब्दील करने के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत अवामी फलाही स्कीमों को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मनरेगा जैसी अहम स्कीम का नाम बदलना अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। उन्होंने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले पर भी अपनी राय रखी और कहा कि यह केस सियासी इंतकाम की मिसाल है। Name change is not a big issue. James Age, of course, is an insult to the father of the nation. But what they have done is they have murdered the dignity of rural agricultural laborers. They had some dignity after Narega and they had some bargaining power. Now they have stopped everything and brought everybody back to the old feudal system. We have always been saying this is a fake case. There is no, cognizance of any crime which has happened. There is no FIR filed. Where will PMLA apply? It's like a very basic thing. Now the court has asked the same thing. You, ED, when you said there is no cognizance, there is nothing, no crime committed, and we could not act in 2014, why did you change your own stance now? The court has asked all these questions. It's such a shameful thing for the ED to, stand in front of the court. Now they go. जी राम जी बिल की वापसी का मुतालबा करते हुए आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मजदूरों ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान बिल के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। सीतापुर के ब्लॉक्स में एहतजाजी रैलियां निकाली गई और तहरीरी दरख्वास्तें ब्लॉक तरक्याती अफसरान के जरिए सदर मुमलिकत को भी भेजी गई। बताते चलें, सैनिक और किसान मजदूर तंजीम की अपील पर सैकड़ों देहातियों के मजदूरों ने नए बिल के खिलाफ वर्जियों और अवामी इजलास अब मुनक्किद किए जा रहे हैं और रैलियां भी निकाली।
समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात अब बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई पुराने मुकदमात में हमारे लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कफ सिरप को लेकर भी रियासत भर में चल रहे हंगामे पर अपने ख्यालात पेश किए। बड़ी लंबी सूची है। जब 36 जिलों में 118 एफआईआर हुई हैं तो उसमें 128 हो गई, तो उसमें कोडीन भैया ही हैं सब 128 जो हुई हैं। और आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज न पहुंच जाए। और दूसरा, दीपक यादव पूर्व विधायक कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला। आदमी मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, कितने झूठे मुकदमे लगे। तो आप सोचिए क्या हो रहा है। और आप में से कोई बहादुरी दिखा दे। एक ही बहादुर हमें दिखाई दे रहा है, एक दो और दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी बहादुर हैं। तो सोचिए आप। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है, सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं। कि हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे। और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं अभी। शुमाली हिंदुस्तान में दर्जाए हरारत मुसलसल गिरता जा रहा है। उत्तराखंड में शदीद सर्दी का जोर बढ़ गया है। देहरादून शहर में घना कोहरा और सर्द लहर का असर बरकरार है, जिसके बायस हद निगाह में नुमाया कमी आई है। घने कोहरे की वजह से आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। AIUDF के रफीकुल इस्लाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा आसाम पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे का हम खैर मकदम करते हैं, ताहम वज़ीर आज़म को इस बात का भी नोट लेना चाहिए कि गुज़श्ता दिनों हज़ारों मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर सबका साथ सबका विकास नारा सच्चा है तो वज़ीर आज़म पर यक्षा चर्चा के साथ साथ उन बच्चों के बारे में भी उनको बात करनी चाहिए जिनके घर तोड़ दिए गए, तो वो किस तरह इम्तिहान देंगे। देखिए, बांग्लादेश का हालात जो है लास्ट एक साल से स्टेबल नहीं है। वहाँ छुटपुट घटनाएं रोजाना घटती रहती है और बांग्लादेश की औकात नहीं है कि इंडिया को थ्रेट करे। वो अपने घर में रह के कुछ भी कहे, लेकिन कि इतनी हिम्मत बांग्लादेश के लोगों को नहीं है, बांग्लादेश सरकार की भी नहीं है कोई इंडिया को आग दिखाए। इंडिया सरकार को सख्ती के साथ इस सब से निपटना चाहिए। वीजा सेंटर का एप्लीकेशन बंद किया, अच्छा किया है, और कोई कार्रवाई करनी हो तो करे। लेकिन बांग्लादेश जैसे एक राष्ट्र जो भारत के रहम करम पे बना है, पाकिस्तान के साथ था, इंडिया ने इन पे रहम किया है, तो पाकिस्तान के तोड़ के अलग से एक राष्ट्र बना दिया गया है। भारत के साथ अच्छा संबंध भी थे लास्ट 50 इयर्स, अभी एक साल से खराब हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में जिस इंडिया का हाथ है, फिर उस इंडिया को बांग्लादेश वाले आग दिखाए, ये तो बर्दाश्त नहीं है, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा फॉरेन पॉलिसीज है वो लोग देखे, सोचे, गौर करें कि एक दोस्त कंट्री कैसे दुश्मन कंट्री बन गया। पड़ोस के जो कंट्रीज है, ये इसके साथ अगर रिलेशन अच्छा होता है तो अच्छा है। पड़ोसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा होना ये हर कोई इंडियन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और बांग्लादेश के साथ चूंकि अच्छा एक रिलेशन था, वो रिलेशन कैसे अच्छा बने, और बांग्लादेश के जो कुछ लोग इंडिया को आग दिखाना चाहते हैं उससे कैसे निपटा जाए, ये इसको सोचना चाहिए। देखिए, बीजेपी जिस तरह एग्रेसिव मूड पे यहाँ काम कर रही है, लेकिन आसाम के लोग तो परेशान हैं। आसाम के लोग चाहते हैं कि बीजेपी के अल्टरनेटिव कोई सरकार आए। बीजेपी सांप्रदायिकता बहुत फैला रही है, बीजेपी कुछ सेक्शन के लोगों पे जुल्म कर रही है, इसलिए बीजेपी
दोबारा नहीं आना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन उसके लिए ऑपोजिशन को तो स्ट्रांगली लड़ना पड़ेगा। सब ऑपोजिशन मिलजुल के स्ट्रांगली अगर फाइट दिया जाए तो बीजेपी को भगाया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो अखिल गोगोई, लुरिन गोगोई, अजीत बिया और 2-4 लोगों को साथ लेकर घूम रहे हैं, इनकी क्या औकात है, इनकी पार्टी की। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने दिल्ली के ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा दीगर मुल्जिमान के खिलाफ दायर शिकायत का नोटिस लेने से इनकार कर दिया था। 16 दिसंबर 2025 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट को गैरकानूनी करार दिया था। अदालत ने वाज़ेह किया कि पीएमएलए के तहत तहकीकात के लिए एफआईआर लाजमी है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के नतायज पर सवाल उठाते हुए अपनी अपील में कहा कि यह फैसला गलत था और शिकायत की पैरवी की जरूरत है। एजेंसी दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई हालिया एफआईआर की बुनियाद पर एक नई चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी कर रही है। केस में तमाम असासों के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्जामात भी शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद वाकयात पर नाराजगी का इजहार किया। राशिद अल्वी ने कहा कि हंगामा बांग्लादेश में तवील अरसे से आग में बांग्लादेश जल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शेख हसीना को मारना चाहते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ली। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह उनका अंदरूनी मामला है, इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो ज्यादती हो रही है, उसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए उतनी कम है। राशिद अल्वी ने कहा कि कुछ अरसे से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, जबकि हिंदुस्तान में भी बाज़ लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश एक लंबे अरसे से आग में जल रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लोग मारना चाहते थे और वो आज भारत के अंदर उन्होंने पनाह ली है। एक बार फिर बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि भविष्य के अंदर क्या होगा। ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और ये हमारे बर्रे सगीर के अंदर, एशिया के अंदर एक नई बीमारी आई है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है, अल्पसंख्यक समाज है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। भारत के अंदर बहुत सारे इलाकों में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, तमिलनाडु में सिर्फ 14.5 लाख हटाए गए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो 4 करोड़ हटाए जा रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है। मुंसिफ न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।